हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आपने अभी अभी जस्ट रिसेंट वीडियो देखा होगा एंड आप तुरंत नेक्स्ट वीडियो का लिंक क्लिक करके इस वीडियो में आए होंगे। अगर नहीं तो प्लीज गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक द वीडियो लिंक ऑफ द प्रीवियस वीडियो। पहले वो वीडियो देख लो एंड फिर ये वीडियो। हमने सप्लाई के अभी तक के 2 वीडियो अपलोड किए। पहला वीडियो बहुत छोटा सा था कंटेंट वाला, उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, हमने क्या क्या पढ़ने वाले क्या नहीं वो सब कुछ देखा था। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी सीन द मीनिंग ऑफ सप्लाई। करेक्ट, मीनिंग ऑफ सप्लाई हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक द लिंक फॉर द प्रीवियस वीडियो। ओके, चलो फिर जो लोग 3.1 मीनिंग ऑफ सप्लाई देख के आए यहाँ पे उनको सबको मैं वेलकम करता हूँ। वी विल बी स्टार्टिंग विथ डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ओके, चलो फिर मिलेंगे। मिलेंगे नहीं, शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। चलो चलो फिर हेडिंग डालो। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो 3.2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। क्या मतलब है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई मतलब वो सारे फैक्टर्स है जो आपके सप्लाई को अफेक्ट करने वाले, जो सप्लाई पे इफेक्ट डालने वाले, जो सप्लाई को इम्पैक्ट करने वाले, जो सप्लाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं। करेक्ट, वो इम्पैक्ट डालेंगे किसी बंदे का, किसी मतलब किसी प्रोड्यूसर का, किसी सप्लायर का, किसी ट्रेडर का सप्लाई कम होगा या ज्यादा होगा उसके ऊपर वो इफेक्ट डालेंगे। इन इफेक्ट की वजह से उसका सप्लाई कम या ज्यादा होगा। तो लिखो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई मतलब क्या? दीज आर द फैक्टर्स, लिखो दीज आर द फैक्टर्स, these are the factors which affect supply। करेक्ट, वो डिटरमाइन करते कितना सप्लाई होगा, वो डिटरमाइन। एफेक्ट की जगह डिटरमाइन भी लिखा तो चलेगा, एक काम करो डिटरमाइन ही लिख लो। ऐसे भी ऊपर डिटर्मिनेंट्स लिखा है ना अपने, एफेक्ट क्यों लिखेंगे? ऐसे लिखो विच डिटरमाइन सप्लाई, दैट इज, नेक्स्ट लिखो दैट इज ड्यू टू दिस फैक्टर्स, ड्यू टू दिस फैक्टर्स सप्लाई increases और डिक्रीजेस, और डिक्रीजेस। ठीक है, लिखो द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ द सप्लाईज, जैसे कि हमने डिमांड के अंदर देखा था वैसे ही सेम चीज है यहाँ पे। द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इज फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या सिंपली ठीक है प्राइस ऑफ द गुड लिखो, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द गुड। ऐसे ही अपने आईसीआई मॉडल में भी यही वर्ड है, प्राइस ऑफ द गुड। ठीक है, प्राइस ऑफ द गुड। सिंपली इसके अंदर आपको लिखना है अभी, अगर प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, यहाँ पे कम नहीं होगा। वो डिमांड में कि प्राइस ज्यादा तो सप्लाई कम, प्राइस कम तो सप्लाई ज्यादा। यहाँ पे प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ता है, एंड प्राइस अगर कम हो जाती है यहाँ पे तो सप्लाई भी कम हो जाता है। द सिंपल रीजन क्या है इसका बच्चों? अबे किसी भी ट्रेडर को अगर प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहां से आता है? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। किसी भी बंदे को क्या लगेगा कि मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है मेरा, किसी भी को यही लगेगा ना। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कॉस्ट प्राइस को कम करो या सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो। तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस अगर बढ़ गई तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ा तो किसी को भी इच्छा होगी कि मैं ज्यादा बेचूं क्योंकि मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। इज इट सिंपल? यस। चलो लिखो फिर, फटाफट लिख लो। ये मत लिखो, ये प्रॉफिट वाला ये सब कुछ ये आपको याद रखना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। याद भी रखने की जरूरत नहीं, ये समझ आना चाहिए आपको।
सो राइट दिस, प्राइस अगर बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस अगर कम होती है तो सप्लाई कम होगा। इसी का मतलब है यहाँ पे क्या है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द गुड एंड सप्लाई ऑफ द गुड, सप्लाई ऑफ द गुड, राइट। चलो नेक्स्ट लिखो, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो सेकंड। दो नंबर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, चलो हेडिंग डालो ये। चलो अभी एक सुनो मेरी, यहाँ पे रिलेटेड के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटिंग, सब्स्टिट्यूट्स, अल्टरनेटिव्स वो सब नहीं लिखना है। यहाँ पे वो सब कुछ हमने देखा था डिमांड के अंदर। सप्लाई के हिसाब से रिलेटेड गुड्स क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लाई रिलेटेड गुड्स क्या है सोचो। कॉम्पिटिंग या कॉम्प्लीमेंट्री था कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे चाय चाहिए, मुझे कॉफी चाहिए, मुझे, मैंने अगर प्रिंटर लिया तो उसके साथ में मुझे इंक भी लेनी ही पड़ेगी। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लायर रिलेटेड गुड्स क्या है? एक एग्जांपल देता हूँ, पहले उससे उसके ऊपर बात करेंगे फिर आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो, एज अ सप्लायर समझ लो मैं फार्मर हूँ, खेती करता हूँ, मैं वीट बेचता हूँ, वीट बना के बेचता हूँ मैं। मार्केट में दो चीजों की प्राइस पे इफेक्ट पड़ा। मार्केट में क्या हुआ, एक तो राइस के भी भाव बढ़ गए और दूसरा क्या ले सकते हैं, मान लो बाइक्स के भाव बढ़ गए, बाइक, ठीक है, या व्हीकल लिख दो, व्हीकल के भी भाव बढ़ गए। मेरे व्हीट को सप्लाई को क्या इफेक्ट करेगा, राइस का भाव बढ़ गया है ये या व्हीकल के भाव बढ़ गए? व्हीकल के भाव बढ़ गए तो मैं सडनली जाके फैक्ट्री डाल सकता हूँ क्या? अरे मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, मैं तो फार्मर हूँ ना, मैं तो खेती करता हूँ। तो जाके मैं तुरंत उसका आगे फैक्ट्री डालू, मार्केटिंग करूँ, उसका टेक्नोलॉजी ढूंढ के निकालू, मेरा खुद का इंजन बनाऊँ, फिर मेरे सब वेंडर्स अपॉइंट करूँ, उनसे मैं वो सीट्स, ब्रेक्स, क्लच वो सब परचेस करूँ। इज इट रियली पॉसिबल? एकदम इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं बोल सकते, बट नॉर्मली ये सब होता है कैसे? मार्केट में आपने देख लिया कि 70-80 हज़ार की बाइक जो थी वो अभी कुछ रीजन की वजह से 1-1.25 लाख की बिक रही है, आपको पता चला यार बहुत प्रॉफिट इसके अंदर, तुरंत जाके आपने फैक्ट्री डाल दी। इज इट पॉसिबल? ना, ये पॉसिबल नहीं है। इसी का मतलब ये जो व्हीट है और व्हीकल है, ये रिलेटेड गुड्स नहीं है, ये रिलेटेड नहीं है, करेक्ट। क्यों रिलेटेड नहीं है? क्योंकि जो फार्मर है वो व्हीट बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट से, क्या इनपुट से इसके पास में एक तो खेती है, फार्म, फिर इसके पास में सीड्स है, फिर इसके बाद में पेस्टिसाइड्स है, फिर इसके पास में पानी है, वाटर है, और ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो उसको व्हीट उगाने के लिए और बेचने के लिए काम में आती होंगी। मुझे ये बताओ सिंपली कि ये जो सारी चीजें हैं, फार्म है, खेती है, सीड है, पेस्टिसाइड्स है, वाटर है, ये सारी चीजें यूज करके आप व्हीकल बना सकते हो क्या? व्हीकल नहीं बना सकते हो। तो इसके लिए व्हीकल की प्राइस बढ़ भी गई, तो क्या फार्मर ऐसे करेगा कि मैं व्हीट का प्रोडक्शन बंद कर दूं और मैं व्हीकल का चालू कर दूं? इज इट पॉसिबल? ना। तो इसका मतलब व्हीकल और व्हीट उसके लिए रिलेटेड नहीं है। बट मैं अभी पूछता हूँ आपको कि ये जो जमीन, ये जो पानी है, पेस्टिसाइड्स है, ये जो सारी उसका जो फार्मिंग का नॉलेज है, ये सब यूज करके क्या वो राइस बना सकता है क्या? राइस प्रोड्यूस कर सकता है, राइस उगा सकता है? यस, ही कैन डू दैट। मतलब
ये जो रिसोर्सेस है उसके, वो अभी व्हीट ना बनाते हुए वो शिफ्ट कर देगा राइस की तरफ, क्योंकि राइस के भाव बढ़ गए, राइस के प्राइसेस बढ़ गए। आ रहा है क्या ध्यान में? इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि रिलेटेड गुड्स मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सप्लाई की जगह पे सप्लाई में रिलेटेड गुड्स क्या है, सबसे पहले तो वो बताओ। अभी हमने जो डिस्कशन किया उसके बेसिस पे बताओ रिलेटेड गुड्स का। मॉडल में मत देखो, मॉडल में नहीं लिखा हुआ है कि रिलेटेड क्या है, मॉडल में कहीं नहीं लिखा है। मॉडल मत देखो, दिमाग लगाओ, ये जो एग्जांपल दिया इसके ऊपर से दिमाग लगाओ और बताओ। यस लिखो मेरे साथ, रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स, आर दोज गुड्स which can be, which can be produced, produced and supplied, and supplied with the existing resources, with the existing resources। ये बच्चों फैक्ट्री ओनर के, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको यहाँ पे, कि जो प्रोडक्ट्स मैं अभी बेच रहा हूं, करेक्ट, जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं अभी, तो मेरे एग्जिस्टिंग जो यूनिट है मेरा, मेरे पास जो एग्जिस्टिंग मशीनरीज है, एग्जिस्टिंग जो मेरा रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करने वाले वेंडर्स है, एग्जिस्टिंग मेरी मार्केटिंग चेन है, एग्जिस्टिंग मेरे सारे, क्या बोल सकते हैं उसको, कि आपके क्या बोल सकते हैं कि होलसेलर रिटेलर, ये चेन पूरी बनी हुई है। ये सारे रिसोर्सेस को यूज करके मैं और क्या प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ, वो मेरे लिए रिलेटेड गुड्स। अगर मैं अभी इसके लकड़ी मतलब मेटल के, मेटल का मैं अगर समझ लो कबर्ड बनाता हूं मैं, तो मेटल के बेंचेस बनाना, बच्चे बैठते हैं ना उसके बेंचेस, वो मेरे लिए रिलेटेड गुड्स हो गया एक तरीके से, क्योंकि मुझे वही रिसोर्सेस लगेंगे, वही रॉ मटेरियल चाहिए। मैं अगर लकड़ी का फर्नीचर बनाने वाला इंसान हूं, अभी तक मैं लकड़ी के बेड और कबर्ड बनाता था, कोई मेरे पास आ गया, उसने बोला कि सिर्फ बेड और कबर्ड मत बनाओ, इसके अंदर अभी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बची है, आप कंप्यूटर के टेबल बनाओ। और कंप्यूटर्स के टेबल जो है वो सब जगह लग रहे हैं, मतलब वो जो डेस्क यूनिट होता है वो कॉर्पोरेट्स में भी चाहिए, इंडस्ट्रीज में भी चाहिए, लोगों को ऑफिस में अगर रखने के लिए, ट्रेडिंग फर्म्स में भी चाहिए, ऑफिस में भी चाहिए, प्रोफेशनल्स को भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो नॉर्मल कबर्ड्स और बेड्स की जगह आप ये कंप्यूटर टेबल्स बनाना चालू कर दो, उसकी प्राइस बढ़ गई है, और उसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा आ रहा है क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई। तो क्या मैं मेरे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूज करके वो बना सकता हूँ? यस आई कैन डू दैट, क्योंकि मुझे वुडन फर्नीचर बनाने का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उसके लिए रिसोर्सेस है, सब कुछ है मेरे पास, तो आई कैन डू दैट। मतलब मेरे लिए रिलेटेड गुड्स क्या है यहाँ पे, सप्लाई में, सप्लाई में मुझे कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्पिटिंग नहीं देखना है, सब्स्टिट्यूट्स अल्टरनेटिव्स वो सब कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे रिलेटेड गुड्स मतलब वो गुड्स है जो मैं मेरे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ में बना सकता हूँ, या उसको अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके। बट बेसिक लॉजिक ये है कि मैं एज अ प्रोड्यूसर आई कैन प्रोड्यूस दोज गुड्स, उसको हम बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। आ रहे ध्यान में? गेटिंग मी? तो जो खेती कर रहा है, तो वो अगर गेहूं बेच रहा है तो उसके लिए दाल, चावल या कोई फ्रूट्स या सब्जियां या फ्लावर्स, ये सारे रिलेटेड गुड्स हो गए, कि वो क्या करेगा, फिर व्हीट का प्रोडक्शन कम कर देगा, वो फ्रूट्स उगाएगा, वो आम लगा देगा, या गुलाब के फूल लगा रहा है उसकी प्राइस बढ़ गई तो, या राइस की प्राइस बढ़ गई तो वो लगा रहा है, या सोयाबीन की प्राइस बढ़ गई, डिमांड आ गई, सोयाबीन लगा रहा है। आर यू गेटिंग? तो इस टाइप से ये उसके लिए क्या हो गए, रिलेटेड गुड्स। तो अभी मुझे बताओ बच्चों, अभी मुझे बताओ कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस अगर बढ़ गई तो अपने गुड्स के सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? करेक्ट। इफ, नीचे लिखना, इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड गुड्स, आर रिलेटेड गुड्स, तो प्राइस ऑफ वाई अगर बढ़ जाती है, प्राइस ऑफ वाई अगर बढ़ जाती है, तो सप्लाई ऑफ एक्स पे क्या असर पड़ेगा? और दूसरा आपको बताना है कि प्राइस ऑफ वाई अगर गिर जाती है, तो सप्लाई ऑफ एक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? ये समझने के लिए सिंपल एग्जांपल लो। मेरी खेती है, फार्म है मेरा, मैं इसके अंदर वीट भी लगाता हूँ और राइस भी लगाता हूँ,
दोनों भी मान लो मैं 50% खेती में वीट के लिए, 50% राइस के लिए। अभी अगर मुझे ध्यान में आता है कि राइस के भाव बढ़ गए, राइस के भाव बढ़ने के कारण राइस के अंदर प्रॉफिट बढ़ गया, इसका अंदर मुझे और ज्यादा प्रोडक्शन करना है, इसको मान लो मैं 50% को मैं 80% राइस बनाना चाहता हूँ, तो मैं वीट कितना बना पाऊंगा? अभी सिर्फ 20%। मतलब अल्टीमेटली तो वो डिपेंड करता है ना कि मैं कितनी लैंड उसके लिए एलोकेट कर रहा हूँ। तो मैं पहले आधी लैंड एलोकेट कर रहा था राइस को, आधी लैंड एलोकेट कर रहा था वीट को। तो अभी क्योंकि राइस के भाव बढ़ गए, तो मैंने सोचा कि मैं 80% राइस ही बनाऊंगा, अभी सिर्फ 20% ही वीट बनाऊंगा। क्यों हुआ ये? क्योंकि राइस के भाव बढ़ गए, तो वीट के सप्लाई पे क्या असर पड़ा बच्चों? वीट का सप्लाई हो गया कम, मतलब यहाँ पे इनवर्स। आ रहा है क्या ध्यान में? तो अगर वाई के भाव बढ़ गए तो बंदा ज्यादा वाई बनाने की कोशिश करेगा। ध्यान में आ रहा है क्या? वाई के प्राइस बढ़ गए तो कोई भी क्या करेगा? वाई का सप्लाई ज्यादा करेगा, एक्स का सप्लाई हो जाएगा कम। एक्स का सप्लाई हो जाएगा कम। और अगर वाई की प्राइसेस कम हो गए तो कोई भी क्या करेगा? वाई के लिए जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे थे वो एक्स के लिए यूज करेगा, और एक्स का सप्लाई बढ़ जाएगा, एक्स का सप्लाई बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है क्या आपको? आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? करेक्ट। तो इसके लिए प्राइस ऑफ वाई अगर बढ़ता है तो सप्लाई ऑफ एक्स कम हो जाएगा, प्राइस ऑफ वाई कम होता है तो सप्लाई ऑफ एक्स बढ़ जाएगा। तो लिखो मेरे साथ यहाँ पे, सप्लाई ऑफ द गुड्स, देयर इज अ देयर इज अ एक गैप छोड़ दो, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक रख देंगे अपन, एक गैप छोड़ो। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन सप्लाई ऑफ द गुड, सप्लाई ऑफ द गुड एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सप्लाई ऑफ द गुड एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। आ गया ध्यान में? हाँ, क्या ध्यान में आ गया? क्या आ गया ध्यान में? यहाँ पे क्या लिखा? फिल इन द ब्लैंक्स, डायरेक्ट रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप। क्या हो रहा है? एक एरो ऊपर गया तो दूसरा एरो नीचे जा रहा है, एक एरो नीचे गया तो दूसरा एरो ऊपर जा रहा है, मतलब ही इनवर्स रिलेशनशिप है यहाँ पे। कैसे रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। लिखो यहाँ पे, जो जहाँ पे आपने फिल इन द ब्लैंक छोड़ा, लिखो, फिल करो वो ब्लैंक को, इनवर्स। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ द गुड एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। समझ आ रहा है कि नहीं? चलो फिर मॉड्यूल देख लेंगे, ये दो डिटर्मिनेंट्स क्या बोलते हैं वो देखते हैं मॉड्यूल के अंदर, एंड देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे। ओके, इस वीडियो में हम रुक जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन बाकी के डिटर्मिनेंट देख लेंगे सर। चलो कम ऑन। चलो देखो यहाँ पे, determinants of supply, although price is an important consideration in determining the willingness and desire to part with commodities। part मतलब छोड़ देना उसको, मतलब बेचना। part away मतलब उसको अपने से दूर करना, मतलब बेचना है उसको। part with commodities, there are many other factors which determine the supply of a product or service, these are discussed below। सबसे पहले देखो, प्राइस ऑफ द गुड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द हायर द रिलेटिव प्राइस ऑफ अ गुड, द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ इट दैट विल बी सप्लाइड। मतलब प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बनाते हैं लोग, इसके लिए हम लोग आसानी से, अपने नोट्स में देखो आप, सिंपल लिखा हमने, प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई कम। दिस इज बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स। प्रॉफिट अर्न करने के लिए बना रहे गुड्स। एंड सेटरिस पेरिबस, क्या मतलब है सेटरिस पेरिबस का? मतलब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्रॉफिट्स राइज इफ द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट राइज। करेक्ट, हमने दोनों देखा, प्राइस अगर बढ़ाते तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट अगर कम करते तो ही। तो कॉस्ट कम करना तो कई बार अपने हाथ में नहीं होता है, क्योंकि हम जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, जो लेबर ले रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हमें डिपेंड रहना पड़ता है। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए फिर अपने को अपनी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, राइट। एंड नेक्स्ट देखो, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इफ द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स राइज दे बिकम रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल। अभी हमने देखा ना, प्राइस अगर बढ़ गई तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो अगर अदर गुड्स, अदर अदर जो गुड्स है, रिलेटेड गुड्स है, उसका अगर प्राइस बढ़ता है तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे ना, उसमें ज्यादा प्रॉफिट दिखने लग जाएगा। So if the prices of other goods rise, they become relatively more profitable to the firm to produce and sell than the good in question। तो जो चीज की बात कर रहे हैं हम, एक्स और वाई, तो एक्स का अगर प्राइस, मतलब एक्स बेच रहे हैं हम लोग अभी, और वाई का प्राइस बढ़ जाता है, तो हमें ये लगेगा कि एक्स से बेटर है कि मैं वाई बेचूं, राइट। सो व्हेन सेलर कैन गेट अ हायर प्राइस फॉर अ गुड, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इट बिकम्स मोर प्रॉफिटेबल। तो जहां पे जिस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा मिल रहा है वहां पे प्रॉफिट ज्यादा होगा। Producers will allocate more resources towards its production even by drawing resources from other goods they produce। मतलब पहले हम व्हीट बना रहे थे, अभी राइस के अगर भाव बढ़ गए
तो मैं व्हीट के लिए जो जमीन मैंने एलोकेट की थी वो मैं अभी क्या करूंगा, राइस के लिए एलोकेट करूंगा। तो उसका व्हीट का प्रोडक्शन कम करके मैं राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना चालू करूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, a rise in the price of comic books will encourage publishers to shift resources out of the production of other books such as novels and use them in the production of comic books। मतलब कॉमिक बुक्स की अगर प्राइस बढ़ गई तो बुक पब्लिशर क्या करेंगे, नॉवेल्स वगैरह जो बना रहे थे पहले वो बनाना कम करके अभी ज्यादा से ज्यादा कॉमिक्स बनाएंगे। करेक्ट। एज अनदर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ व्हीट राइजेस, इन्होंने उल्टा दिया है, व्हीट अपन मतलब उल्टा ऐसा कुछ नहीं, बट अपन ने एक्चुअली व्हीट का प्राइस सेम रखा था, राइस का प्राइस बढ़ रहा था। इन्होंने बोला कि व्हीट का प्राइस अगर बढ़ रहा है, इफ प्राइस ऑफ द व्हीट राइजेस द फार्मर्स में शिफ्ट देयर लैंड टू व्हीट प्रोडक्शन अवे फ्रॉम कॉर्न एंड सोयाबीन्स। तो कॉर्न और सोयाबीन का वो प्रोडक्शन कर रहा था पहले, ये एग्जाम्पल को ऐसे समझना है एक्चुअली, कि वो पहले कॉर्न और सोयाबीन का प्रोडक्शन करता था, अभी उसको ध्यान में आया कि व्हीट के प्राइसेस बढ़ गए, तो वो क्या करेगा, कॉर्न और सोयाबीन के प्रोडक्शन को कम कर देगा और व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। समझ आ रहा है आपको? इट इम्प्लाइज दैट इफ द प्राइस ऑफ वाई राइजेस द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स विल फॉल। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन, एक काम करो, यहाँ पे एटलीस्ट उतना लिख लो आप, ठीक है। ये जो प्राइस ऑफ द गुड है वहां पे लिख लो डायरेक्ट रिलेशन, एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है उसके बाजू में जगह है, वहां पे लिख दो इनवर्स रिलेशन। ठीक है, चलो अभी देखो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा इसके अंदर ये बाकी के डिटरमिनेंट देखेंगे अपन। थर्ड होगा प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर चौथा होगा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, पांचवा होगा गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री, एक्सपेक्टेशंस एंड नंबर ऑफ सेलर्स। तो आई होप कि ये मैक्स टू मैक्स मतलब एक लेक्चर में हो जाना चाहिए, एक वीडियो के अंदर। अगर नहीं भी होता है तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 वीडियो के अंदर ये पूरा पार्ट हमारा हो जाएगा, बट वी विल ट्राई कि एक वीडियो में ये पूरा हम क्लोज कर दें। तो आज के लिए हम रुकते हैं यहाँ पे, आप भी अभी रुक सकते हो। 2 वीडियोस अगर आपने देख ली तो इट इज इनफ फॉर टुडे। यू कैन डू होमवर्क, यू कैन डू योर ओन स्टडी, यू कैन डू द अदर सब्जेक्ट्स, आप कर सकते हो ये। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी द नेक्स्ट अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ओके, चलो मिलते हैं फिर अभी के लिए। एक सेकेंड ना, हाँ चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।